हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स सुबोध साइनिंग इन। और यार देखो, एक चीज तो है कि फ्रेंडलीज होती तो फ्रेंडलीज है, लेकिन उसमें आटे दाल का भाव पता चल जाता है। और एक और चीज, किस टीम की कितनी औकात है वो जरूर पता चल जाती है। और कल जिस तरीके से मैच हुआ बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड और ओलंपिक लियोनेस, एक चीज तो कंफर्म है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी तैयार नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको मैनचेस्टर यूनाइटेड को टैकल करनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम लोग प्रीमियर लीग में एक अच्छा अपना रेपुटेशन रखना चाहते हैं और एटलीस्ट चैंपियंस लीग में एक अच्छे लेवल पर जाना चाहते हैं। देखो, अब ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, थोड़ा सा मुद्दे पर आते हैं कि कल मैच में आखिर हुआ क्या। तो दो तीन चीजें जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं अभी भी, कि आप सबसे पहले तो आप एंटनी को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो। वो बंदा लिटरली केज में फंसा हुआ है। एंटनी को जिस तरीके से अनलॉक आपको करना चाहिए वो आपने नहीं करा है अभी तक। आप उसको कहीं भी, आप लेफ्ट विंग पर खिला रहे हो, नहीं काम कर रहा है। आप राइट विंग पर खिला रहे हो, सही काम कर रहा है, लेकिन आप वहां पे मौका नहीं देना चाह रहे हो। आप फ्रंट नाइन नंबर प्रैक्टिकली आप शैडो स्ट्राइकर आप खिलाने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन एंटनी उस पर भी काम नहीं कर रहा है। कल जेडन सैंचो को आपने 9 नंबर खिला दिया, प्रॉपर प्रॉपर 9 नंबर तो नहीं, शैडो स्ट्राइकर के पोजीशन पर खिला दिया कल। और मतलब उस पोजीशन पे जेडन सैंचो काम नहीं कर सकता, ये चीज हमने ऑलरेडी देखा है। बट स्टिल आपने उस पोजीशन पर दे दिया, चलो वो ठीक है। आपने लेफ्ट विंग पर अमर डियालो को रखना चाहिए था, जिसमें पिछले मैच में ऑलरेडी तुम्हें पता है कि अमर डियालो ने अच्छा परफॉर्म करा था उस लेफ्ट विंग पर। लेकिन फिर अमर डियालो को आपने लेफ्ट विंग से हटाकर राइट विंग पर डाल दिया, चलो राइट विंग पर वो भी ठीक था। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप इतनी ज्यादा चेंजेस अब गेम में आप करना क्यों चाह रहे हो। देखो, एक चीज तो है कि अब जितने भी यंग प्लेयर्स हैं उसको मौका देना चाहिए, ठीक है, ये चीज भी समझ में आती है। आप अटैक यूनिट में इतना ज्यादा क्यों चेंजेस करना चाहते हो। ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि आप किसको खिलाओगे अटैक में। अब अगले मैच से जो यूएस में मैचेस होने वाली है वहां पे अब मार्कस राशफोर्ड वापस आ जाएगा, ब्रूनो फर्नांडिस वापस आ जाएगा, ये सब आपके पास वापस आ जाएंगे, कासिमीरो आपके पास वापस आ जाएगा। तो एक तो चीज है कि आप लेफ्ट विंग और राइट विंग पर अभी तक आपका मुद्दा फिक्स नहीं है कि आप लेफ्ट विंग पर किसको खिलाना चाहते हो। जेडन सैंचो नहीं काम कर रहा है लेफ्ट विंग पे, ये हमने पूरे सीजन देख लिया। और लेफ्ट विंग पर आप मार्कस राशफोर्ड को रखना चाहोगे तो ठीक है, आप मार्कस रैशफोर्ड के पीछे आप गार्नाचो को डाल सकते हो। अमर डियालो का आप नहीं डाल सकते हो क्योंकि अमर डियालो लेफ्ट विंग पर बहुत ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, केज्ड हो जा रहा है। और राइट विंग पर कहानी है कि राइट विंग पर एंटनी को आप रख सकते हो, राइट विंग पर एंटनी प्लस अमर डियालो को आप बेंच पर बैठा सकते हो। ये चीज तो थोड़ी सी अब देखने को मिली है। बट एंटनी को लेफ्ट विंग पर यूज करना, ये चीज, ये सेंस कहीं से नहीं बना रहा है। और ये चीजें आपको थोड़ी सी काउंटर करनी पड़ेंगी। एंड दो लॉन्डे जिन्होंने सीरियसली ये दो मैचेस में बहुत ज्यादा प्रभावित करा है, वो है एक मेजब्री और एक माइनो। ये दोनों बंदे लिटरली बहुत बहुत ही ज्यादा गोल्डन फ्यूचर रखते हैं। और इनको अगर सही तरीके से यूज करे एरिक टेन हैग तो लिटरली ये गोल्डन एरा साबित हो जाएगा और लिटरली ये गोल्डन किड साबित हो जाएंगे। जिस तरीके से ये बॉल ट्रैवल करा रहे थे कल पूरे मैच में, और जो मेजब्री की जो दो तीन जो ड्रिबल आई उस बीच में, और एक माइनो की जो वो ड्रिबल आई थी जो सीधे से जो स्ट्रेट मारी थी उसने, वो लिटरली बहुत मस्त, बहुत मास्टरपीस तरीके से उन्होंने खेला था। और लिटरली अपने एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही, एक तुम कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से वो खेल रहे हैं। तो ऐसे में अब एरिक टेन हैग को उनको यूज़ करना सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और एक और चीज़, जो एंटनी ने कल एक बहुत ही क्लोज शॉट मिस कर दी भैया। एंटनी पे अब गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा अब तुम ये में नहीं कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा कोई, अब एंटनी है तो अब उसको कुछ नहीं कर सकते हो, तुम उसको बेच भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास राइट विंग पर ऑप्शन खत्म है। और उसको तुम रखने का यही सब अंजाम होता है कि हम ऐसे ऐसे चांसेस मिस कर देते हैं जो हमें लिटरली कन्वर्ट करने चाहिए। ये सब चीज़ अगर हुई मेन मैचेस में, भैया प्रीमियर लीग तो मुझे समझना भी नहीं है कि भैया टॉप 4 भी हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। अगर कल जैसी गलतियां हुई हैं ओलंपिक लियोनेस के अगेंस्ट, वो अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पर अगर करने लगे तो। और खैर, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो हम लोग ने एक और डील कैप्चर कर ली है आंद्रे ओनाना की फाइनली, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग 1 महीने या 1.5 महीने से हम लोग कैप्चर कर ही रहे थे। अब फाइनली कल आंद्रे ओनाना इंटर से फाइनली उड़कर मैनचेस्टर यूनाइटेड पहुंचा। और अब
तुम कह सकते हो कि आंद्रे ओनाना अब यूएस की टीम में भी अब खेलेगा और हमारा फाइनली न्यूमरो उनो अब आंद्रे ओनाना हो चुका है। तो एक दो चीज़ ये अच्छी हुई है। अब देखो आंद्रे ओनाना आता है डेफिनेटली अपने साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर आ रहा है। जिस तरीके से तुमने ऑफकोर्स डेविड डेया को बाहर निकाला है, पूरे धक्के मारकर, पूरे इज्जत के साथ धक्के मारकर बाहर निकाला है, वो लिटरली एक चीज तो कंफर्म करती है कि आंद्रे ओनाना के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक अच्छा लीड दिलाने के लिए एक पीछे से। और ऐसे में अगर बिलीव मी, अगर एक भी मैच आंद्रे ओनाना नहीं चलता है, सीधा तलवार खिंच जाएगी उसके गर्दन पे, और सीधा तलवार खिंच जाएगी एरिक टेन हैग के गर्दन पे। तो ये जो चीज़ तुमने करा है एरिक टेन हैग ने, ये डेविड डेया और ये सब को लेकर, ये थोड़ी सी गलत साबित हो सकती है इन दी लॉन्ग रन। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि ज़िंदगी बहुत लंबी होती है भाई। इस ऐसे में आंद्रे ओनाना अगर गलतियां करता है अपने शुरुआती मैचों में, तो एक तो चीज़ है कि भैया बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो लिटरली एरिक टेन हैग आंसर नहीं कर पाएगा, और ये तो चीज़ तुम मेरे तरफ से कंफर्म मान के चलो। खैर अगर हम लोग प्रीमियर लीग पर हैं ही, तो आते हैं एक और अपने क्लब मैनचेस्टर सिटी के तरफ, जो लिटरली अभी बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे चल रही है। मतलब तुम देखोगे तो उन्होंने ऐसे ऐसे प्लेयर्स को जाने दिया जो जिन्होंने लिटरली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है पिछले बार की अगर 3 पीट जीतने की बात करो तो। और ऐसे में एक प्लेयर को जो साइन कर रहा है जिसके पीछे लिटरली सिटी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, और मतलब ये तुम कहोगे कि यूरोप की बहुत सारी क्लब्स पड़ी हुई थी, इनफैक्ट सऊदी की क्लब्स पड़ी हुई थी। जॉस्को ग्वार्डियोल की फाइनली डील मैनचेस्टर सिटी ने कैप्चर कर ली है, और ये चीज़ एक्चुअली अगर तुम लॉन्ग रन में देखोगे ना, मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत अच्छी डील है। लॉन्ग रन भी क्या, तुम अगर मैचेस में भी तुम देखोगे तो मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत अच्छी डील है। एक परफेक्ट लेफ्ट बैक, एक मतलब कम एज का लेफ्ट बैक। ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि जाओ कैंसेलो को उन्होंने जाने दिया। अब देखो जाओ कैंसेलो के लेवल का अभी तो जॉस्को ग्वार्डियोल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंकली ऑनेस्ट, लेकिन जॉस्को ग्वार्डियोल का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है उसका कम एज के साथ एटलीस्ट उस लेवल तक, उस बार को एटलीस्ट छू देना जो जाओ कैंसेलो ने सेट कर रखी है मैनचेस्टर सिटी में, और जो एक्चुअली कैंसेलो ने सेट कर भी रखी है एक्चुअल यूरोपियन फुटबॉल में। तो ऐसे में अब जॉस्को ग्वार्डियोल का इतने कम एज में इतनी ऊंचाई पर होना डेफिनेटली एक चीज़ तो दर्शाता है कि भैया ये लॉन्ग रन का प्लेयर है और लॉन्ग रन में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ये तो चीज़ कंफर्म है कि मैन सिटी ने बहुत बेस्ट प्लेयर, बेस्ट मतलब तुम कह सकते हो कि ऑलमोस्ट बेस्ट लेफ्ट बैक को अभी जॉस्को ग्वार्डियोल के नाम का साइन करा है, और इसी के साथ मैनचेस्टर सिटी बहुत ही ज़्यादा लीथल हो जाएगी। अगर तुम डिफेंसेस में बात करो तो ऑफ कोर्स जो उनकी डिफेंस लाइन है उसमें जॉस्को ग्वार्डियोल का होना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में अब एक प्लेयर जिन्हें मैन सिटी ने जाने दिया एक और बार, वो है रियाद माह्रेज, और रियाद माह्रेज ने फाइनली अल अहली को ज्वाइन करना बेटर समझा है। अब देखो कल और बहुत समय से ये डील चल रही थी कि भैया सऊदी की जो क्लब है वो रियाद माह्रेज के पीछे पड़ी हुई है, बट ये चीज़ कंफर्म नहीं थी कि कौन सी क्लब पड़ी हुई है। या तो वो अल इत्तेफाक हो सकती थी, या अल हिलाल हो सकती थी, या अल अहली हो सकती थी, बट फाइनली कल इमेज में आती है अल अहली, और उनका कहना था कि भैया हम पड़े हुए हैं इनके रियाद माह्रेज के पीछे, और रियाद माह्रेज फाइनली हमें चाहिए अपने क्लब में। तो अल अहली ने कल फाइनली डील कैप्चर कर ली रियाद माह्रेज की, और 45 मिलियन की डील उन्होंने फाइनली कैप्चर करी है, प्लस 5 मिलियन की जो एड ऑन्स होती है, टोटल 50 मिलियन की ये डील है। तो अब 2017 से रियाद माह्रेज जो अभी मैन सिटी का स्टार बना हुआ था, अब फाइनली तुम्हें सऊदी में जाता हुआ दिख गया। और ये एटलीस्ट तुम कहोगे कि ये तो चीज़ तुम मान सकते हो कि मैन सिटी के लिए बहुत बड़ा धक्का है ये बड़े बड़े प्लेयर्स का जाना, जैसे रियाद माह्रेज, गुंडोगन, ये लोग सब अब छोड़कर जा चुका है। तो ऐसे में मैन सिटी इस चीज़ से, ये जो सदमा है ये पूरा इस चीज़ से कैसे उभरती है, ये चीज़ देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज देखो प्लेयर्स का जाना, भले ही ये मानते हैं कि भैया प्लेयर्स को हम रोकेंगे नहीं, उनका जो मर्जी करना है करो, लेकिन उनको रिप्लेस करने के लिए एक प्लेयर तो चाहिए होगा ना, एक सेट ऑफ प्लेयर तो चाहिए होंगे ना। बिकॉज रियाद माह्रेज ने जो सेट करा है बार, वो लिटरली बहुत हाई है। अगर मैन सिटी का तुम पिछले 1-2 साल के परफॉर्मेंसेस की बात करोगे रियाद माह्रेज की, तो ये तो चीज़ कंफर्म है कि उस बंदे को रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी मैन सिटी के लिए। बट कैसे करती है ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज
बिकॉज मैन सिटी के ऊपर अभी बहुत बड़ी तलवार लटक रही है ये जो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको रिप्लेस करने की। खैर अगर हम लोग प्लेयर के ही जाने की बात करें तो एक और प्लेयर जो लिटरली अभी बार्सिलोना ज्वाइन करने के सीधे सीधे कगार पर है, मतलब दरवाजे पर खड़ा है एटलीस्ट बार्सिलोना के, वो है जाओ फिलिक्स। अब देखो कल के वीडियो में मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि जाओ फिलिक्स का बार्सिलोना ज्वाइन करना क्यों एक पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है अगर तुम थोड़ा सा अगर ब्रॉड वे में सोचोगे तो, बट फिर भी एक पॉसिबिलिटी रखता है कि हाँ भैया हो सकता है कि एक चांसेस है कि जाओ फिलिक्स बार्सिलोना ज्वाइन कर ले। अब देखो अब करंट सिनारियोस की बात करोगे तुम जो कल के दिन में पूरी सी हुई है तो बार्सिलोना एक्चुअली इंटरेस्टेड है जाओ फिलिक्स को लाने में। और देखो अगर बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो डेफिनेटली जाओ फिलिक्स उनके लिए एक ऐसा एक प्लेयर हो सकता है जो लिटरली चेंजेस क्रिएट कर दे। बट द थिंग इज बार्सिलोना के पास अभी इतने पैसे नहीं है कि जाओ फिलिक्स को वो खरीद कर लिया है, जो कि सच्चाई बात है, सच बात है ये। लेकिन एक और फैक्ट था कि ऑफ कोर्स लोन पर आ सकता है जाओ फिलिक्स, तो ऐसे में अब क्या लोन पर लाना बार्सिलोना के लिए सही था? तो डेफिनेटली कल एटलेटिको मैड्रिड ने लोन की जो फीस है वो डाल दी, भैया तुम 20 मिलियन दे दो जाओ फिलिक्स को तुम लोन पर ले जाओ। बट बार्सिलोना के ऊपर फिर ये तलवार लटकती है कि भैया वो 20 मिलियन क्या देंगे और क्या नहीं देंगे, ये वाली सबसे बड़ी कहानी हो जाती है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो फैक्ट आ जाती है कि क्या जाओ फिलिक्स सच में बार्सिलोना में मतलब रहना और बार्सिलोना के उस प्लेइंग स्टाइल में फिट भी बैठेगा। क्योंकि जाओ फिलिक्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखोगे तो उसने बता दिया है कि भैया बार्सिलोना मेरा बचपन का प्यार है, लेकिन बार्सिलोना के अगर पर्सपेक्टिव से देखो तो उन्हें बहुत चीजें दिमाग में रखनी है। और ऐसे में जाओ फिलिक्स के ऊपर 20 मिलियन खर्चा करना, उसका लोन डील और ऐसे में उसको लेकर आना बार्सिलोना और बार्सिलोना में उसको परफेक्ट प्ले टाइम ना देना, ये चीज़ें हो सकता है बार्सिलोना के लिए बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव पॉइंट हो जाए। अब ये चीज़ देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर बार्सिलोना लेकर आती है जाओ फिलिक्स को, जो कि अभी तो एट दिस पॉइंट कन्फर्म ही मान के चलो कि मतलब 70-80% कहानी कन्फर्म ही है, अब हो सकता है लास्ट टाइम पर डील टूट जाए। बट अगर लेकर आती है बार्सिलोना तो उसको कैसे यूज़ करती है, बिकॉज यूजेज इज मच नेसेसरी देन जस्ट प्लेयर को उठा कर ले आना। तो इस बात पर, इस पूरे मुद्दे पर तुम्हारा क्या मानना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि जाओ फिलिक्स क्या बार्सिलोना आना चाहिए या फिर ये बस एक ड्रीम है और बार्सिलोना को बस ये ड्रीम समझ के छोड़ देना चाहिए कि भैया जाओ फिलिक्स को अभी नहीं लेकर आना चाहिए एट दिस पॉइंट, बिकॉज क्लब में एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स अ बॉय स्वगी signing out.